हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं बीए एलएलबी का सिलेबस बहुत ही कॉम्पैक्ट वे के अंदर एंड बहुत ही इजी तरीके से। बिना किसी देर के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अभी आज की वीडियो का टॉपिक, जो कि हमारा होने वाला है एग्रीमेंट। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज जो टॉपिक है हमारा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जो है हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करा था, डिफरेंट टाइप्स के एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है। जिसमें से कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये सारे के सारे हैं एग्रीमेंट्स। तो बेसिकली आज की जो वीडियो होने वाली है उसके अंदर हम पूरा डिटेल में कवर करेंगे कि एग्रीमेंट्स बेसिकली होते क्या हैं और हमने अपने एग्ज़ाम के अंदर इसको किस तरीके से लिखना है। देखिए, जो ये एग्रीमेंट वाला जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही ऐसे डिटेल में तो नहीं आएगा आपको, या तो शॉर्ट में आ जाएगा, ये 3 मार्क्स में आ जाएगा। और अगर लॉन्ग में आता भी है तो ये किसी दूसरे टॉपिक के साथ में कंबाइन करके आएगा आपको, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आ सकता है कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बारे में बताइए, दोनों के बारे में एक्सप्लेन करिए, ठीक है। तो बेसिकली जो ये एग्रीमेंट टॉपिक है इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इसको हम 3 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करेंगे और उसमें आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है वो हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आएगी डेफिनेशन कि एग्रीमेंट होता क्या है, और इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज ई के अंदर, ठीक है। इसको प्रोनाउंस किस तरीके से करते हैं, देखिए ये होता है एस डॉट लगा के, मतलब होता है सेक्शन, और 2 और ये जो ब्रैकेट में होता है इसको हम बोलते हैं क्लॉज, ठीक है। सब क्लॉज या क्लॉज बोल सकते हैं आप डायरेक्टली। सो सेक्शन 2 क्लॉज ई, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे डिफाइन करा गया है एग्रीमेंट टर्म को, ठीक है। और इस पूरे टॉपिक के अंदर हमने क्या चीज़ें लिखनी है वो बेसिकली मैंने आपको एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बता दिया कि क्या चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। बिकॉज क्या होता है, जब हम एग्ज़ाम टाइम बैठते हैं ना पढ़ने के लिए, तो इतना सारा कुछ होता है, पता नहीं चलता कि क्या लिखना है हमने एग्ज़ाम के अंदर। तो यहाँ पे आपको एक मेंशन करनी होगी डेफिनेशन इसकी एग्रीमेंट की। सेकेंडली यहाँ पे एग्रीमेंट की डेफिनेशन के अंदर टर्म्स आती हैं 2। पहली टर्म इसके अंदर आती है प्रॉमिस एंड सेकेंड टर्म इसमें आती है कंसिडरेशन। तो यहाँ पे आप कंसिडरेशन भी लिख सकते हैं इसके साथ ना, ठीक है। इन दोनों टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे, प्रॉमिस को और कंसिडरेशन को, इनकी डेफिनेशन लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने लिखनी है इलस्ट्रेशंस। अब यहाँ पे जब भी हम लॉ के अंदर एंटर करते हैं ना, तो हर एक जगह पे लिखी होती है इलस्ट्रेशंस। ये हालांकि हमारे जब एग्जाम्स होते हैं तो उसमें भी हमें पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि एक्सप्लेन द टर्म एग्रीमेंट विद सम इलस्ट्रेशंस, ठीक है। सो इलस्ट्रेशंस का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स, जो भी हम बचपन से आज तक पढ़ते हैं ना, जो भी एग्जाम्पल्स होती हैं बेसिकली, तो लॉ लैंग्वेज में हम उनको क्या बोलते हैं, इलस्ट्रेशंस बोलते हैं। और जो ये इलस्ट्रेशंस होती हैं इनको बेसिकली एक्सप्लेन किस तरीके से करा जाता है, ए एंड बी का रेफरेंस लेकर, ठीक है। बेसिकली हम कोई भी यहाँ पे लेटर्स ले सकते हैं अल्फ़ाबेट के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलस्ट्रेशंस बोलते हैं। लाइक से फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि ए जो है उसने ए एग्रीज टू सेल हिज कार टू बी फॉर ₹2 लाख। तो यहाँ पे ये क्या है, ये एक इलस्ट्रेशन है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे मैं एग्जाम्पल के थ्रू और ए एंड बी अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हुए एक रेफरेंस देते हुए यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि इस टर्म का मतलब क्या है, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, इलस्ट्रेशंस बोलते हैं। और जब भी हम किसी भी टॉपिक को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलस्ट्रेशंस लिखनी है हमको। एग्ज़ाम के अंदर बेसिकली इन्हीं के मार्क्स मिलते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको केस याद है कोई, तो आप वहाँ पे केस का नाम मेंशन कर सकते हैं और प्लेंटिफ और जो डिफेंडेंट है, ठीक है, उनको उन टर्म्स का यहाँ पे यूज़ करते हुए आप उस केस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि क्योंकि इतने सारे केसेस होते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम इतने सारे केसेस के नाम याद कर पाएँ। उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे अगर आप इलस्ट्रेशंस भी लिख रहे हो ना, ए एंड बी का रेफरेंस देके, अगर आपको केस का नाम नहीं याद है तब भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे उसके। हालांकि अगर आप केस का नाम मेंशन करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं, बट अगर आपको मान लो याद नहीं है केस का नाम तो उसमें आप यहाँ पे इलस्ट्रेशंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होती हैं इलस्ट्रेशंस। फिर इसके बाद हमने फोर्थ चीज़ जो यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है एग्रीमेंट के अंदर, वो है इनकी टाइप्स। जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करी थी ना इनकी टाइप्स। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आपको आई बटन में यहाँ पे मिल जाएगी उसका लिंक, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं वीडियो को। और अगर आप वो वीडियो देख कर आए हैं तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्या चीज़ें बोल रही हूँ, ठीक है। तो एग्रीमेंट की टाइप्स होती हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वॉइड एग्रीमेंट्स हो गए, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए एंड इलीगल एग्रीमेंट्स हो गए। अभी आप लोग यहाँ पे सोच रहे हो कि कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, कहीं पे एग्रीमेंट्स लिखा है ना। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि
जैसे होते हैं वॉइड एग्रीमेंट्स। हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करा था कि वो एग्रीमेंट्स जिनको लॉ एनफोर्स करवाता है, यानी कि वो एग्रीमेंट्स जिनको कि लॉ की नज़र में एकदम लीगल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वॉइड के साथ में हम एग्रीमेंट टर्म का यूज़ करेंगे हमेशा। इस चीज़ को आप अपने साथ गांठ बांध लीजिए। ठीक है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको इसका लॉजिक बताऊंगी कि क्यों यहाँ पे वॉइड के साथ में हमेशा एग्रीमेंट आएगा। देखिए यहाँ पे वॉइड के साथ में एग्रीमेंट लगा हुआ है, वॉइडेबल के साथ में कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, और इलीगल के साथ में भी एग्रीमेंट्स लिखा हुआ है। ठीक है, सो वॉइड के साथ में हमेशा एग्रीमेंट इसलिए आएगा क्योंकि जो वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं ये ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जिनको लॉ एनफोर्स नहीं करवाता है। ठीक है, लॉ की नज़र में ये एग्रीमेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं कभी भी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को अगर हम रिस्ट्रेन करते हैं मैरिज करने से, तो वो क्या है, यहाँ पे वॉइड एग्रीमेंट है। या फिर किसी पर्सन को ट्रेड करने से हम रिस्ट्रेन करते हैं, तो वो भी क्या है, यहाँ पे वॉइड एग्रीमेंट है। तो इस तरीके से बहुत डिफरेंट टाइप्स होती हैं, और हमारे जो बेयर एक्ट है उसके अंदर प्रॉपर तरीके से मेंशन करे गए हैं वॉइड एग्रीमेंट्स। ठीक है, फिर ये जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वॉइडेबल का मतलब ये होता है कि जो एक पार्टी जो है उसके द्वारा वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड करवाया जा सकता है। यानी कि एक पार्टी के जो है उसके थ्रू अगर हम देखें तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, लेकिन सेकंड पार्टी जो है उसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। सो वो जो पार्टी है उसके पास में ऑप्शन होएगी कि वो उस एग्रीमेंट को या तो एनफोर्स करवा सकती है या फिर वो इस एग्रीमेंट को क्या कर सकती है, वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, तो ये होते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट टर्म लगाई जाती है क्योंकि ये या तो एनफोर्स करवाए जा सकते हैं, नहीं करवाए जा सकते एट द ऑप्शन ऑफ द सेकेंड पार्टी। ठीक है, फिर एक होते हैं इलीगल एग्रीमेंट्स। देखिए यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसके थ्रू हमको समझ में आएगा कि सारे के सारे जो वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें से कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इलीगल होते हैं। ठीक है, अभी इसको जो भी कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन करा है इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं एक एक करके। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्रीमेंट की डेफिनेशन के साथ में। सो फर्स्ट थिंग यहाँ पे जो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे उसमें फर्स्ट चीज़ आती है डेफिनेशन। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखनी है एग्रीमेंट की डेफिनेशन। यहाँ पे मेंशन करेंगे कि सेक्शन 2 क्लॉज ई के अंदर एग्रीमेंट की डेफिनेशन को डिफाइन करा गया है। सो बेसिकली यहाँ पे जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है आपको वही लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको हमेशा जब भी डेफिनेशंस लिखनी है एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि वर्ड टू वर्ड आपको वही चीज़ लिखनी है जो कि बेयर एक्ट के अंदर मेंशन करी गई है। ठीक है, और प्रॉपर सेक्शन के साथ लिखनी है वो चीज़। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे हम एग्रीमेंट की बात करें तो ये सेक्शन 2 क्लॉज ई के अंदर डिफाइन करी गई है, और इसकी डेफिनेशन जो है वो कहती क्या है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज़ एन एग्रीमेंट। यानी कि एग्रीमेंट के बेसिकली यहाँ पे दो इसेंशियल्स हैं। पहली चीज़ इसमें आती है प्रॉमिस एंड सेकेंड चीज़ इसके अंदर आती है कंसिडरेशन। ठीक है, ये सारे के सारे जो कंसिडरेशन वाला जो टॉपिक है ना, ये पूरा अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसको हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो आपको आपके एग्ज़ाम के अंदर लिखना है वो आपको जस्ट ये मेंशन करनी है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, कि जहाँ पे हर एक प्रॉमिस जैसे हमने डिस्कस करा था कि जैसे ये हम यहाँ पे इलस्ट्रेशन देखें अगर कि ए प्रोमिसेस टू डिलीवर हिज वॉच टू बी फॉर ₹2000। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ए ने हम प्रॉमिस किया बी को अपनी वॉच डिलीवर करने के लिए। ठीक है, एंड इन रिटर्न बी ने क्या प्रॉमिस किया कि वो ₹2000 यहाँ पे पे करेगा ए को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दो पार्टीज के बीच में प्रॉमिसेस हुए हैं फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹2000। ठीक है, सो ये जो ₹2000 है ये क्या है, यहाँ पे कंसिडरेशन है। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि हमेशा जो भी प्रॉमिसेस होंगे वो दोनों पार्टीज की तरफ से प्रॉमिसेस होंगे। ठीक है, अगर एक पार्टी प्रॉमिस कर रही है तो वो एग्रीमेंट नहीं बनेगा। ठीक है, ये चीज़ आप मेंशन भी कर सकते हैं यहाँ पे कि एक एग्रीमेंट के अंदर प्रॉमिस जो है हमेशा बोथ साइड से रहेगा। ठीक है, अब प्रॉमिस बेसिकली होता क्या है कि प्रॉमिस इज अ रिजल्ट ऑफ एन ऑफर बाय वन पर्सन एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय द अदर। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको पता होगा कि मैंने एक्सप्लेन करा था टर्म प्रॉमिस को कि एक एग्रीमेंट जो है वो किस तरीके से बनता है। जब एक ऑफर जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है तब क्या बनता है, एक प्रॉमिस बनता है। ठीक है, और प्रॉमिस के अंदर जब कंसिडरेशन जुड़ जाती है तब वो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है। ठीक है, और यही एग्रीमेंट जब एनफोर्सबल होता है लॉ के द्वारा तब वो क्या बन जाता है, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वो। ठीक है, सो यहाँ पे आपको जो मेंशन करनी है चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है आपको कि एक एग्रीमेंट क्या होता है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, यानी कि वो एक प्रॉमिस भी हो सकता है या फिर वो एक से ज़्यादा प्रोमिसेस भी हो सकते हैं। जब ये सारे प्रोमिसेस के साथ
एक कंसिडरेशन होगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे कि वो एक एग्रीमेंट बन गया यहाँ पे, ठीक है। जैसे हर एक एग्रीमेंट जो है उस वो दोनों साइड से यहाँ पे उसके अंदर प्रोमिसेस होंगे, यानी कि एक पार्टी यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉमिस कर रही है ए कि वो अपनी वॉच देगा बी को, और बी प्रॉमिस कर रहा है ए को कि वो उसको 2000 रुपीज़ देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दो प्रोमिसेस हो गए और इनके साथ साथ एक कंसिडरेशन जुड़ जाए जब उसके साथ में, यानी कि यहाँ पे जो 2000 रुपीज़ है तो वो क्या हो जाएगी यहाँ पे कंसिडरेशन। और ये पूरा का पूरा जो ये इलस्ट्रेशन है ये किसकी एग्जाम्पल है, एग्रीमेंट की एग्जाम्पल है, ठीक है। हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट भी होगा क्योंकि ये ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल होते हैं, तो इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। इसी टॉपिक के अंदर जो हमारी नेक्स्ट चीज़ आने वाली है वो आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स। तो जैसा हमने पहले डिस्कस करा था कि 4 टाइप के एग्रीमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इलीगल एग्रीमेंट्स। अब हमने इस टॉपिक के अंदर इन सारे एग्रीमेंट्स जो ये 4 टाइप्स के एग्रीमेंट्स हैं इनको शॉर्ट के अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इस पर कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2 क्लॉज H के अंदर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी गई है। हालांकि आपको अब तक याद भी होगा कि डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट की कि वो सारे एग्रीमेंट्स जिनको लॉ एनफोर्स करवाता है, यानी कि वो सारे एग्रीमेंट्स जो कि लॉ के द्वारा लीगल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जैसे हमने वो वॉच वाली एग्जांपल ली थी कि जहाँ पे ए ने प्रॉमिस किया था बी को वॉच देने के लिए, है ना, 2000 रुपीज़ के लिए। तो यहाँ पे प्रॉमिस भी है, कंसिडरेशन भी है, और ये जो एग्रीमेंट है ये लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल भी है, तो वो क्या माना जाएगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसको फुलफिल करने के लिए बेसिकली सेक्शन 10 जो है हमारा बियर एक्ट का, उसके अंदर कुछ चीज़ें मेंशन करी गई हैं जिनको हम आने वाले वीडियोस के अंदर पूरा ये कॉन्ट्रैक्ट वाला जो पार्ट है इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो आपका एग्रीमेंट वाला टॉपिक है उसके अंदर आपको जस्ट इतना सा मेंशन करना है यहाँ पे कि कॉन्ट्रैक्ट वही होता है जो सेक्शन 10 के अंदर जो इसके इसेंशियल्स हैं उनको जो फुलफिल करे उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। और एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो क्लियर होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, यानी कि एकदम एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि यहाँ पे आप किस चीज़ के बारे में बोल रहे हो, किस चीज़ के एग्रीमेंट कर रहे हो। बेसिकली सर्टेन होना चाहिए, अनसर्टेनिटी वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे अनसर्टेनिटी वाला होगा तो वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए ने प्रॉमिस किया बी को कि वो फ्रूट्स सेल करना चाहता है बी को, ठीक है, फॉर 2000 रुपीज़ सपोज, ठीक है। तो ये जो एग्रीमेंट है ये अनसर्टेन एग्रीमेंट है क्योंकि यहाँ पे फ्रूट्स किस टाइप के फ्रूट्स होने वाले हैं, कितनी क्वांटिटी में फ्रूट्स होंगे, उनकी क्वालिटी क्या होएगी, ये मेंशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, एक सर्टेन एग्रीमेंट नहीं होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सर्टेन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेफिनेट, कि एकदम डेफिनेट होना चाहिए कि जो चीज़ आप बोल रहे हो सेल करने के लिए वही चीज़ सामने वाला भी अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है। कंसेंसस एड आइटम होना चाहिए, एक मैक्सिम है यहाँ पे। इन सभी चीज़ों को हम धीरे धीरे करके डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल अभी हमारा जो मेन टॉपिक है वो एग्रीमेंट चल रहा है, जिसके अंदर हमने कॉन्ट्रैक्ट का बस इतना सा ही पार्ट लिखना है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए एंड कंप्लीट होना चाहिए। इसके साथ साथ सेक्शन 10 के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। और एग्रीमेंट की डेफिनेशन लिख देंगे कि एग्रीमेंट होता क्या है, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, वो सारे एग्रीमेंट्स जो कि एनफोर्सेबल होते हैं लॉ के द्वारा, हम उनको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। सो हमारा जो सेकंड टाइप है दैट इज़ वॉइड एग्रीमेंट्स। इसके अंदर हमने क्या क्या मेंशन करना है, देखिए वॉइड एग्रीमेंट जो है ना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर एक सेपरेट क्वेश्चन भी बनता है हर एक सेक्शन के ऊपर, ठीक है। बेसिकली जो हमारा जो एग्रीमेंट वाला टॉपिक है इसके अंदर हमने जस्ट एक इंट्रोडक्शन देना है इस टॉपिक का, वॉइड एग्रीमेंट का। तो वॉइड एग्रीमेंट की यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख देंगे कि क्या होते हैं। बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके जस्ट ऑपोजिट होते हैं वॉइड एग्रीमेंट्स, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, जो कि लॉ एनफोर्स करवाता है, लेकिन जो ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जिनको लॉ एनफोर्स नहीं करवाता, यानी कि लॉ के आइज़ के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, ये एग्रीमेंट्स जो होते हैं, ये मेंशन ही नहीं होते हैं, मतलब उनकी आइज़ में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं लॉ के आइज़ में। तो ऐसे जो एग्रीमेंट्स होते हैं विच आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, दे आर कॉल्ड द वॉइड एग्रीमेंट्स। एंड ये चीज़ किसके अंदर डिफाइन करी गई है, सेक्शन 2 क्लॉज G के अंदर, ठीक है। इसके अलावा हमने यहाँ पे मेंशन करना है, जैसे एग्जांपल दे देंगे कोई भी कि अगर हम माइनर पर्सन जो होता है, माइनर होता है यानी कि जो 18 से कम एज का है, ठीक है। अब जो 18 से कम एज का पर्सन होगा अगर हम उसके साथ में कोई भी एग्रीमेंट करते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो एक वॉइड एग्रीमेंट होगा, ठीक है। तो एन एग्रीमेंट बाय अ माइनर हैज़ टू बी हेल्ड वॉइड, यानी कि अगर कोई माइनर के साथ में एग्रीमेंट कर रहा है, ऐसे एग्रीमेंट्स में अगर माइनर ब्रीच कर देता है उस कॉन्ट्रैक्ट का, यानी कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करता है, इस एग्रीमेंट को फुलफिल नहीं करता है, तो वो क्या माना जाएगा, यहाँ पे वॉइड एग्रीमेंट्स माना जाएगा। और सामने वाला जो पर्सन है उसको कोर्ट के अंदर जाके नहीं सू नहीं कर सकता,
माइनर को कि इसने ये एग्रीमेंट फुलफिल नहीं करा, ठीक है, बिकॉज लॉ की आइज़ के अंदर ऐसे एग्रीमेंट्स जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो एन एग्रीमेंट बाय अ माइनर हैज़ टू बी हेल्ड वॉइड, ठीक है। अब ये जो वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं ये बेयर एक्ट के अंदर सेक्शन 24 से लेकर 30 तक प्रॉपर डिफाइन करे गए हैं कौन कौन से वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे एक दो मेंशन भी कर सकते हैं सेक्शन वाइज, जैसे कि फर्स्ट इसके अंदर आता है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, कि ऐसे एग्रीमेंट्स जिसमें कंसिडरेशन ही नहीं है वो क्या होंगे, वॉइड एग्रीमेंट्स होंगे। फिर इसके बाद में आ जाते हैं एग्रीमेंट इन द रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, कि अगर आप किसी पर्सन को रिस्ट्रेन कर रहे हो मैरिज करने से, वो एग्रीमेंट्स भी क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। इसके अलावा एग्रीमेंट्स विद अ माइनर, माइनर के साथ में कोई भी एग्रीमेंट करते हो तो वो क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी पर्सन को ट्रेड में रिस्ट्रेंट कर रहे हो, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ये भी क्या होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं एग्रीमेंट्स फॉर अनसर्टेनिटी, कि जहाँ पे अनसर्टेनिटी है वो एग्रीमेंट्स भी क्या होंगे, वॉइड होंगे। वेजरिंग एग्रीमेंट्स जो है वो भी क्या हैं, वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी पर्सन को लीगल प्रोसीडिंग्स करने से रोक रहे हो, ठीक है, यानी कि उसके सामने वाले पर्सन के अगेंस्ट में केस फाइल करने से रोक रहे हो, उसको लीगल प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करवाने से रोक रहे हो, वो एग्रीमेंट्स भी यहाँ पे क्या माने जाते हैं, वॉइड माने जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप सेक्शन 24 से 30 तक जस्ट आप उनके एक लाइन के अंदर आप मेंशन कर सकते हो कि कौन कौन से वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है। सेकंड जो इसमें टाइप है एग्रीमेंट्स का, उसमें बस आपको यही चीज़ मेंशन करनी है। सो जो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टाइप के एग्रीमेंट्स होते हैं वो होते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि एक पार्टी जो है उसके द्वारा जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होता है, लेकिन दूसरी पार्टी जो है वो उसको एनफोर्सेबल नहीं करवा सकती, ठीक है, उसके साइड से एनफोर्स नहीं हो सकते। ऐसे जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है सेक्शन 2 क्लॉज आई जो है उसके अंदर डिफाइन करी गई है इसकी डेफिनेशन। बेयर एक्ट की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग एग्रीमेंट्स विच इज एनफोर्सेबल बाय द लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज, ठीक है। एग्रीमेंट्स विच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर, ठीक है। ऐसे एग्रीमेंट्स जो कि एक पार्टी है उसके द्वारा एनफोर्सेबल हैं लेकिन दूसरे पार्टी के द्वारा एनफोर्स नहीं करवाए जा सकते, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर इज द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वॉइडेबल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर मान लीजिए ए जो है उसके ऊपर किसी पर्सन ने उसको धमका डरा कर, ठीक है, बोला कि मेरे साथ एग्रीमेंट करो, बी को अपना घर सेल कर दो, ठीक है। उसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी ए के ऊपर, ठीक है। अब ए ने उस अनड्यू इन्फ्लुएंस के दबाव में आकर यहाँ पे एग्रीमेंट को क्या कर दिया, साइन कर दिया उसने, ठीक है। अब ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल है। यहाँ पे जो ए पर्सन है वो यहाँ पे कोर्ट में हेल्ड कर सकता है कि मेरे ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस किया गया था, अगर वो यहाँ प्रूव कर पाए कि मेरे ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस करके ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उनको साइन करवाया गया है, उसके फ्री कंसेंट के साथ में एग्रीमेंट्स को साइन नहीं किया गया, ठीक है। तो ऐसे एग्रीमेंट्स जो हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स बोल सकते हैं, ठीक है। अब कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में आएंगे, अगर किसी पर्सन का कंसेंट बेसिकली होता है कि मतलब सामने वाले की इच्छा, उसकी विल, ठीक है, अगर उसकी विल जो है वो किस तरीके से ऑब्टेन करी गई है, कोअर्जन के द्वारा, अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा, फ्रॉड के द्वारा या मिसरिप्रेजेंट करके, उन केसेस के अंदर ये सारे के सारे जो एग्रीमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वॉइडेबल होंगे, ठीक है। यानी कि अगर किसी भी पर्सन का कंसेंट जो है उसके ऊपर कोअर्जन डालकर, यानी कि उसको थ्रेट करके, डरा धमका कर, या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस करके, यानी कि अपनी जो पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे उसका कंसेंट लिया गया है, या फिर फ्रॉड करके उसका कंसेंट लिया गया है, या मिसरिप्रेजेंट करके उसका फ़ायदा लिया, उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाया गया है, तो ऐसे जो एग्रीमेंट्स होंगे वो उस पर्सन के द्वारा वॉइडेबल होंगे। यानी कि वो चाहे तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को एनफोर्स करवा सकता है और अगर चाहे तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को वॉइड भी करवा सकता है, ठीक है। दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड एट द ऑप्शन ऑफ दैट person whose contract has been obtained by the undue influence, coercion, misrepresentation और fraud, ठीक है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे voidable contract के अंदर मेंशन कर देंगे। तो अभी हम पहुँच चुके हैं अपने लास्ट जो टाइप ऑफ एग्रीमेंट है उसके ऊपर, जो कि क्या है, इलीगल एग्रीमेंट्स, ठीक है। अब इलीगल एग्रीमेंट्स जो हैं उसका मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ए ने यहाँ पे बी के साथ में एक एग्रीमेंट करा कि हम लोग क्या करते हैं कि क्राइम करने के लिए कोई एग्रीमेंट किया है, मान लो डेकार्टी करने के लिए या फिर उसने कोई थेफ्ट कमिट करने के लिए एग्रीमेंट करा दोनों ने, ठीक है। तो ऐसे जो एग्रीमेंट्स होते हैं ये इनको हम क्या बोलते हैं, इलीगल एग्रीमेंट्स बोलते हैं, ठीक है।
इलीगल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? द लॉ फॉरबिड्स दैट वेरी एक्ट द डूइंग ऑफ विच इज कंटेम्पलेटेड बाय द एग्रीमेंट। ठीक है, ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या ऐसे जो एग्रीमेंट्स होते हैं जिनको कि लॉ जो है वो एनफोर्स नहीं करवाता और वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में होते हैं, यानी कि लोगों की जो लाइफ है उनके अगेंस्ट में होते हैं, ऐसे एग्रीमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? इलीगल एग्रीमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे थेफ्ट कमिट करना, तो थेफ्ट यहाँ पे क्या है? सामने वाले पर्सन को हार्म होगा थेफ्ट कमिट करने से, है ना। तो यहाँ पे ये जो एग्रीमेंट है ये पब्लिक पॉलिसी जो पब्लिक कंडक्ट है बेसिकली उसके अगेंस्ट में जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी एग्रीमेंट होता है टॉर्ट कमिट करने के लिए, न्यूसेंस कमिट करने का, ठीक है, या फिर नेग्लिजेंस का, या फिर हम कह सकते हैं असॉल्ट, बैटरी, ठीक है, या मिस रिप्रेजेंटेशन करके। तो बेसिकली कोई भी टॉर्ट या क्राइम या फिर कोई भी करप्शन जहाँ पे हम कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे जो एग्रीमेंट्स होते हैं ये सब इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं, लॉ इनको एनफोर्स नहीं करवाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो क्या हैं ये इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं, जहाँ पे ऐसे जो एग्रीमेंट्स होते हैं इट इज़ पेटेंटली अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में होते हैं। अभी यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रही होगी थोड़ी सी कि वॉइड एग्रीमेंट्स और इलीगल में फिर क्या डिफरेंस है। ठीक है, आपको याद होगा यहाँ पे हमने ये डायग्राम पढ़ी थी, बस इसको दिमाग में रखना है आपको। ठीक है, कि सारे सारे जो एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें से कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इलीगल होते हैं। ठीक है, सारे एग्रीमेंट्स जो हैं वो अगर वॉइड हैं और उसमें से सिर्फ कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होंगे जो कि इलीगल होंगे। ठीक है, अब इलीगल और वॉइड एग्रीमेंट्स दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो समझो इसको ध्यान से कि वॉइड एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली ऐसे एक्ट्स होते हैं जिनको कि लॉ एनफोर्स नहीं करवाता। ठीक है, इलीगल एग्रीमेंट्स भी वही होते हैं जिनको लॉ एनफोर्स नहीं करवाता है, लेकिन जो ये वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं ये इम्पॉसिबल एक्ट्स होते हैं, यानी कि इनको कर पाना पॉसिबल ही नहीं होता है। ठीक है, वहीं पर जो ये हमारे इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं ये ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि लॉ की मतलब जो पॉलिसी है, पब्लिक पॉलिसी जो है या पब्लिक जो है हमारी लोग हैं उनके अगेंस्ट में जाते हैं ये एग्रीमेंट्स। तो ऐसे एग्रीमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? इलीगल एग्रीमेंट्स बोलते हैं। वहीं जो वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं ये सारे इम्पॉसिबल एक्ट्स होते हैं जिनको कि लॉ एनफोर्स नहीं करवाता। उसमें से कुछ स्पेशल टाइप के ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? इलीगल एग्रीमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पे आपको इलीगल और वॉइड के बीच का डिफरेंस जो है प्रॉपर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली इस इलीगल एग्रीमेंट्स के अंदर आपको मेंशन क्या चीज़ करनी है? एक तो इसको एक्सप्लेन कर देना है यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को, फिर उसके बाद में यहाँ पे एग्जांपल आपको दे देनी है क्राइम की, टॉर्ट की और इसके साथ साथ करप्शन की, कि जो भी एग्रीमेंट्स जैसे टॉर्ट कमिट करने के लिए हो रहे हैं या क्राइम करने के लिए हो रहे हैं कोई भी, या कोई करप्ट पॉलिसी करने के लिए हो रहे हैं, तो वो सारे एग्रीमेंट्स क्या हैं? इलीगल एग्रीमेंट्स में आ जाएंगे। देन लास्ट में आप इलीगल और वॉइड के बीच में एक दो लाइंस के अंदर इसके बीच का डिफरेंस एक्सप्लेन कर दोगे। तो ये पूरा का पूरा जो आपका एग्रीमेंट का टॉपिक है यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके साथ साथ अगर आपको इसके कोई भी नोट्स चाहिए होंगे एग्रीमेंट के टॉपिक के रिलेटेड, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और उसके साथ साथ आपको कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा लिंक, जहाँ से आप इसके जो भी नोट्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको 1 पेज नोट्स चाहिए कि आपको एग्जैक्टली जैसे क्विक रिवीजन चाहिए कि लास्ट में आपको एग्जाम में क्या मेंशन करना है इसके अंदर, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से ये एग्रीमेंट वाला टॉपिक पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी तरीके का डाउट है या कुछ भी पूछना है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँ। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए, बिकॉज इसके अंदर हम पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को और इसके साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स को भी। सो थैंक यू सो मच।